दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। आज मैं एक ऐसी विशेष रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं जो अद्भुत है, अनोखी है। जब से स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बनने लगा है, तोड़फोड़ की कार्रवाइयां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे भवनों को टूटते हुए आपने देखा होगा, बहुत सारे प्लॉटों की डीपीसी को तोड़ते हुए आपने देखा होगा। तोड़फोड़ का दस्ता लगातार फरीदाबाद में तोड़फोड़ की कार्रवाइयां कर रहा है और कार्रवाइयां होती भी रहती हैं। लेकिन ये जो तोड़फोड़ आप देखेंगे, जो पिछले 3-4 दिन पहले आपने बहुत सारे चैनलों के माध्यम से देखी होगी, बिल्कुल अद्भुत है, अनोखी है। आखिर ये तोड़फोड़ में ऐसा क्या है, इस भवन के तोड़े जाने में ऐसा क्या है जो अलग है? तो आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए, आप जानकर के हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीजों के ऊपर से पर्दा हटेगा। दोस्तों, अगर हम इस तोड़फोड़ को देखें तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस बिल्डिंग को इस तरह से तहस नहस क्यों किया गया। इसके पीछे की कहानी को समझेंगे, समझने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर स्थिति इतनी भयानक क्यों हुई। उस सारे मामले को समझें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए। बताया ये जाता है इस बिल्डिंग को तोड़े जाने के पीछे कि उच्च न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और उसी स्टेटस रिपोर्ट को देने के लिए ये कार्रवाई हुई। पूरा मामला क्या है ये आपको बताएं, उससे पहले ये कार्रवाई क्या कहती है, किस ओर इशारा करती है, इसको समझते हैं। जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, इससे एक बात का अंदाजा होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अभिमान टूटा है और किसी ना किसी का स्वाभिमान जीता है। ये अभिमान और स्वाभिमान की लड़ाई हो सकती है, और सूत्रों से खबर भी है कि शायद इसके पीछे किसी का स्वाभिमान और किसी का अभिमान तो है, वरना मामला इस हद तक पहुंचता नहीं है। क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी ये किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, किसी एक भूमाफिया ने इस पे कब्जा कर लिया हो सरकारी जमीन पे, मामला ऐसा नहीं था। ये मामला अन्य मामलों से बिल्कुल अलग है। इस पूरे मामले को मैं आपको समझाऊं उससे पहले आपको जाना पड़ेगा बहुत समय पहले। मतलब इन मामले को समझते हैं तो हमें जाना होगा 1950 में, जब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान से शरणार्थी यहां आए। उनका एक बड़ा समूह यहां आकर के बस गया। उनके पुनर्वास के लिए उद्योग स्थापित करने थे, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं करनी थी। तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में इस शहर को बसाने की जिम्मेदारी उनको दी। तब जहां ये बिल्डिंग है, यहां पर एक मनियारू गांव हुआ करता था, जिसे आज शिफ्ट कर दिया गया है, जो आज प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यहां की जो जगह थी इसको बसाया गया, प्लॉटिंग वगैरह हुई। उसी में जिस जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग बनी थी, ये पार्क के रूप में एक जगह खाली पड़ी थी। रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास विभाग की ये जगह मानी जाती थी, और इसी जगह में यहां पर रहने वाले लोग रामलीला करने लगे। रामलीला का मंचन होता था। धीरे धीरे उन्होंने इसी जगह में मंच बना लिया, पक्का कर लिया। फिर धीरे धीरे इसके ऊपर एक शेड बना। शेड के साथ साथ फिर विकास की बातें होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी जो भूल हुई, जो गलती हुई उस कमेटी के लोगों से, वो ये हुई कि इस जमीन को सरकार से अलॉट नहीं करवा पाए और कराने की जिद्दोजहद भी नहीं समझी। और अक्सर हम ऐसा करते भी हैं कि सरकारी जमीन खाली पड़ी होती है, उसके ऊपर हमने कोई सामाजिक या कोई धार्मिक मंदिर वगैरह या हमने किसी तरह का कोई उसके ऊपर भवन निर्माण कर दिया। हमें लगता है कि ये सामाजिक है या आध्यात्मिक का है, किसी को क्या मतलब है, सरकार की जमीन है, क्या फर्क पड़ता है। और वहां धीरे धीरे विकास हुआ
और निर्माण होने लगा। समिति बनी, समिति को रजिस्टर्ड भी करा लिया गया और रजिस्टर्ड भी इस जगह पर करा लिया गया, क्योंकि आज तो किसी भी संस्था को रजिस्टर्ड कराने के लिए वो उसका बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, पहले ऐसे होता नहीं था। जमीन किसकी है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी का एड्रेस दिखाया और रजिस्टर्ड भी हो गई। उसके बाद जब विकास हुआ तो अलग अलग नेताओं से डिमांड होने लगी, जैसे आज हम करते भी हैं अपने मोहल्लों में, अपने एरिया में। जब हमें कोई मंदिर बनाना होता है तो अलग अलग नेताओं से हम उसमें योगदान लेते हैं, मदद लेते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर लोगों से चंदा लिया, कुछ नेताओं को बुलाया, नेताओं से योगदान लिया और उसके बाद इसका विकास हुआ। जब विकास होगा तो झगड़ा फिर बढ़ेगा और झगड़ा बढ़ेगा ईगो और श्रेय लेने का। सबसे पहले श्रेय लेने की होड़ आएगी कि मैंने इसमें भागीदारी की है, और वहां फिर पद प्रतिष्ठा की बात आएगी और उसके बाद झगड़े बढ़ जाते हैं। बताया यह जाता है कि बड़खल राजनीतिक अखाड़ा है। जितनी भी विधानसभाओं में विधायक भी हैं, अगर उनकी राजनीतिक कैरियर की बात करें तो बताया यह जाता है कि बड़खल से उनकी शुरुआत होती है। यानी बड़खल को राजनीतिक अखाड़ा माना गया फरीदाबाद में। और उसी कड़ी में जो आज की याचिकाकर्ता हैं, जो शिकायतकर्ता जिन्हें हम कह सकते हैं मोटा मोटी, जिन्होंने कोर्ट में केस डाला, वो है याचिकाकर्ता ठाकुर सूरजभान से, जिनका जन्म तो यहाँ नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन हाँ उनकी पढ़ाई लिखाई बचपन से बताते हैं कि लगभग शायद 5-6 महीने के थे तो यहाँ आ गए थे, लेकिन उनका पूरा जीवन यहीं बीता और पढ़ाई लिखाई उन्होंने यहीं से की, इसी एरिया से की, और उसी राजनीतिक लोगों के कहीं ना कहीं समर्थक और सहायक भी रहे, उनके साथ भी रहे। आज तो बड़े पत्रकार हैं, पिनाका टाइम के नाम से उनका चैनल चलता है। उनके साथ उनका कोई आपसी मामला था, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और यहां से स्थिति बनी कि उन्होंने एक आरटीआई लगा दी, और आरटीआई ये लगा दी कि विजय रामलीला कमेटी से के बारे में ये पूछा कि ये जो भवन यहां बना है, ये जो कमेटी यहां चल रही है, या धर्मशाला जो बनाई गई है, आखिर इसका मालिक कौन है। लेकिन कागजों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, क्योंकि जमीन उनके नाम पे नहीं थी, तो मालिक कौन है उसका? तो मालिक तो उसका वही विभाग होगा जिसकी जमीन पहले थी, या नगर निगम ने कह दिया कि इनके मालिक रामलीला कमेटी नहीं है, विजय रामलीला कमेटी नहीं है। मामला फंस गया, और मालिकाना हक को लेकर जब मामला फंसा तो उसके बाद शिकायत हुई। शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर उस पर रिमाइंडर दिए गए याचिकाकर्ता की तरफ से। इसके साथ साथ विजय रामलीला कमेटी के जो कर्ता धर्ता थे, जिनके साथ उनकी टसल थी, उस टसल को लेकर के उन्होंने सवाल उठाए कमेटी के ऊपर भी कि जो पैसा आप लेते हैं, जो इस भवन में आप शादियां करवाते हैं, वो पैसा कैसे आप लेते हैं, उसका हिसाब किताब कैसे होता है। तो उन्होंने रजिस्ट्रार पर भी आरटीआई लगाई कि आप बैलेंस शीट दे दीजिए इस संस्था की। तो जवाब आया कि कोई बैलेंस शीट दाखिल ही नहीं की गई। यानी इसे लापरवाही कहें या घोर लापरवाही। आज भी संस्थाएं बहुत सारे लोग चलाते हैं, समझते हैं ऐसी बात, रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड हैं हम, लेकिन उसका डेटा वेटा कहीं जमा नहीं करते। वो डेटा जमा हुआ नहीं था, कोई बैलेंस शीट नहीं मिली, पैसा लिया गया, बारात के नाम पे लिया गया, कार्यक्रमों के नाम पे लिया गया। और पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट तो आम लोगों से एक कदम आगे की सोच रखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा मामला फंसाया कि कहीं शादी का कार्ड बनवाया, वहां से अपना पर्ची कटवाई, वो पर्ची ली और पर्ची लेके लगा दिया, शिकायतों में लगा दिया। शिकायतों के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो रिमाइंडर दिए गए, फाइल बनती चली गई, और अंततः जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने 2015 में सारे के सारे मामले को कोर्ट में डाल दिया, जिसमें डीसी, पुलिस कमिश्नर और निगम के अधिकारियों को पार्टी बना दिया। 23 जनवरी 2019 में डबल बेंच ने इसकी सुनवाई की, और सुनवाई में यह आया कि भाई कब्जा हटाओ और स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करो। आदेश हो गए, और उसी आदेश के पीछे
इस बिल्डिंग के टूटने की पटकथा लिखी गई। लेकिन सवाल यह आया सबसे बड़ा कि जिस कदर इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, मैं कहूं कि जिस तरह से हालात बनाए गए, यानी बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया गया। अक्सर इस तरह की बिल्डिंग तोड़ने का काम की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। हल्का फुल्का पंचर किया और कार्रवाई की और स्टेटस रिपोर्ट दे दी। लेकिन जिस तरह से इस बिल्डिंग को जमीन में मिला दिया गया, इसके पीछे की कहानी शुरू होती है कि जब जब अधिकारी इस पर कार्रवाई करने आते थे, क्योंकि उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट देनी थी कोर्ट में, तो उनको राजनीतिक प्रेशर आता था, दबाव आता था और उनको वापस होना पड़ता था। लगातार उनको उधर कोर्ट की फटकार, इधर नेताओं की फटकार। तो लगता है कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का भी जो स्वाभिमान था वो भी ठेस पहुंच रही होगी उसको भी। 16 फरवरी 2023 को रिपोर्ट देनी है कोर्ट में। बार बार फटकार लग रही है। अब की बार उनको मौका मिल गया, बोले इसको कार्रवाई करनी है और शायद उसी प्रतिशोध का बदला उन अधिकारियों ने इस बिल्डिंग से लिया। और जो देखा आपने, एक एक कॉलम देखिए आप, किस तरह से पंचर किया गया है, दुकानों को तोड़ा गया है, इस तरह से कार्रवाई हुई है। अब सबसे बड़े जो सवाल यहां उठते हैं वो उठते हैं कि जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इस तरह से बर्बरता से इस बिल्डिंग के साथ इस तरह का ह्रास हुआ किया गया। जिस तरह से कॉलमों को तोड़ा गया, सामान दबा दिया गया। आप देखेंगे साइकिल दबी पड़ी है, टायर दिखाई दे रहे हैं, सामान दिखाई दे रहा है, हटाने का मौका नहीं। ये या तो उस कंडीशन में होता है कि जब शहर का आका नाराज हो जाता है और टसल निकालनी होती है, तो अधिकारियों को निर्देश होते हैं कि खत्म करना है, तब किया जाता है। यहां इस तरह का कोई भी किसी नेता का दबाव नहीं था, क्योंकि इस बिल्डिंग में नेताओं का ही पैसा लगा था। मैं आपको बात बता दूं, आप हैरान होंगे जान करके कि ये जमीन भी सरकारी थी और ये बिल्डिंग जब बनाई गई तो इसमें जो पैसा लगा वो भी यहाँ के नेताओं ने सबसे ज्यादा डोनेशन और अपने फंड से, जो उनके विवेकाधीन अनुदान होते हैं, उनसे इसको दिया। ये मैं बातें आगे चल के दिखाऊंगा अभी आपको कि किस तरह से पैसा आया और इसका भवन का निर्माण हुआ। तो जो राजनीतिक नेता थे उनका दबाव इस बिल्डिंग को तोड़ने का नहीं था, फिर भी अधिकारियों ने इस तरह की तोड़फोड़ क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे जो हमारा मत है वो यही है कि अधिकारियों को इधर नेताओं की फटकार और उधर कोर्ट की फटकार के बीच में जो उनका स्वाभिमान को ठेस लगी और उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाल दिया। मतलब अधिकारी गुस्से में थे, ऐसा लग रहा है इस पूरी कार्रवाई से। बार बार जेसीबी लाते थे, पॉकलाइन लाते थे, प्रशासन सिस्टम आता था, कार्रवाई रोक दी जाती थी। अब की बार जब कार्रवाई नहीं रुकनी थी, क्योंकि कोर्ट का डंडा थोड़ा सख्त था, तो उन्होंने पूरा गुस्सा यहां निकाल दिया। क्योंकि यही स्थिति यहां बनती हुई नजर आती है हमारे व्यू के हिसाब से। क्योंकि हमने बड़ी पड़ताल की और पड़ताल में हमने ये पाया कि यहां किसी भी नेता का ये दबाव नहीं था कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए। कोर्ट का दबाव था और अधिकारियों का अपना विवेक था। सवाल नंबर 2, जिसका उद्घाटन और उसमें पैसा सरकार का लगा था, फिर भी उसे बचाया क्यों नहीं जा सका, यह सबसे बड़ा सवाल है। शहर का कोई भी मंत्री, नेता, सांसद, विधायक ऐसा नहीं है जिसने अपने विवेकाधीन अनुदान से इसमें पैसा ना दिया हो। आप हैरान हो जाएंगे जानकर के। एक पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 11 लाख रुपए दिए इस भवन निर्माण के लिए। सीमा त्रिखा जो विधायक है मरकज से, उन्होंने 11 लाख रुपए दिए। ये अलग बात है कि अगर इसकी गहराई में आप जाएंगे तो नई कहानी आपको समझ में आएगी। मेंटेनेंस के लिए पैसा पहले दे दिया और भवन निर्माण के लिए पैसा बाद में दिया गया, वो एक अलग इशू है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि हर एक बड़े नेता ने, चाहे वो
आज के माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी रहे हों या पहले के सांसद अवतार सिंह भड़ाना रहे हों या बेंदा जी रहे हों, सब ने इसमें पैसा दिया। कोई भी विधायक रहा हो, कोई भी मंत्री रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, सब ने इसमें पैसा दिया। और उसके बाद भी इस बिल्डिंग को जमीन में मिलना पड़ा। ये सबसे बड़ा सवाल है, ऐसा आखिर क्यों हुआ? तो इसके पीछे अगर मैं अपना रिव्यू दूं तो यही कि कानून सर्वोपरि है और पत्रकार, एक्टिविस्ट, ये कहीं ना कहीं वक्त लग सकता है, लेकिन अगर जिद पे आ गए तो भारी पड़ सकता है। विजय रामलीला कमेटी हॉल के निर्माण का शिलान्यास आप देखिए किसने किया? श्री अवतार सिंह भड़ाना ने, जो सांसद फरीदाबाद के कर कमलों द्वारा, श्री अशोक अरोड़ा माननीय महापौर नगर निगम फरीदाबाद, और लिखा है क्या कि उनकी गर्मामय उपस्थिति में 9 जून 2013 को संपन्न हुआ। निगम के मेयर, क्षेत्र के सांसद जिस भवन का उद्घाटन कर रहे हो उसका यह हाल हो जाए। नीचे लिखा है इस भवन का निर्माण हेतु राशि सांसद कोष से श्री अवतार सिंह भड़ाना माननीय सांसद द्वारा उपलब्ध कराई गई। दूसरा देख लीजिए, उद्घाटन मुख्य द्वार पर शोभायमान श्री राम दरबार का उद्घाटन श्री कृष्णपाल गुर्जर माननीय मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा 5 अक्टूबर 2018 को विधायक बड़खल विधानसभा सीमा तिरखा तथा मेयर नगर निगम सुमन बाला की उपस्थिति में संपन्न हुआ। और नीचे क्या लिखा है? चेयरमैन सुनील कपूर। जिस भवन का उद्घाटन सांसद करते हो, जिस भवन का उद्घाटन मेयर करता हो नगर निगम का, उसी भवन को नगर निगम जमीन में मिला दे। है ना आश्चर्य की बात? है ना अद्भुत और अनोखी तोड़फोड़? इस तरह की तोड़फोड़, इस तरह के भवन को जमीन में मिलना शायद नहीं देखा। और याचिकाकर्ता क्या कहते हैं, अगर उनका स्टेटमेंट मैं आपको यहां सुनाऊं या जो उन्होंने मुझे बताया, जो शिकायत करता है, जिन्होंने इस भवन के खिलाफ शिकायत दी, उनका कहना है कि मैं नहीं चाहता था कि भवन को तोड़ा जाता, सरकार ने इसको तोड़ करके गलती की है। इस भवन में जो पैसा लगा, सरकार का पैसा लगा, जमीन भी सरकार की थी। अच्छा होता कि इस भवन को आप किसी मद में इस्तेमाल कर लेते। लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का भवन जमीन में मिला दिया, ये बात समझ से परे है। ये याचिकाकर्ता खुद कह रहे हैं। अगर हम और सामाजिक लोगों की बात करें, हमारी बात आनंद भाटिया जी से हुई, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए कोर्ट का सम्मान है, कोर्ट का सम्मान तो करना पड़ेगा जो ऑर्डर है, लेकिन कार्रवाई निंदनीय है। जिस बर्बरता के साथ कार्रवाई हुई है यह आश्चर्यचकित करने वाली है। आइए सुनाते हैं सबसे पहले कि भाटिया साहब क्या कहते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और लोगों को, और दुकानदार जो दुकान उसमें करते थे, हैरान हो जाएंगे आप ये जान करके कि नगर निगम किराया लेता था दुकानदारों से, और उस बिल्डिंग को नगर निगम ने तोड़ दिया। हम भी ये कहते हैं कि अच्छा होता इस बिल्डिंग को तोड़ने की बजाय, क्योंकि पैसा लगा था, सरकार का पैसा लगा था, इसे किसी और मद में इस्तेमाल कर लिया जाता। भले ही विजय रामलीला कमेटी से इसको ले लिया जाता या उनसे किराया ले लिया जाता, वो अलग इशू है। लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं भाटिया साहब क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा गिरीश अरोड़ा जी क्या कह रहे हैं। सुनिएगा पहले। देखिए, ये जो कल कार्रवाई हुई है, अगर ये अदालती कोई निर्देश थे या कोई वो था, तो सम्मान हमें सभी को अदालत के आदेशों का करना होता है।
लेकिन जो कार्रवाई है ये बिल्कुल निंदनीय है। एक भवन जो लगभग 66 साल से यहाँ बना हुआ था, शहर का एक पहचान था वो, उसको इस तरीके से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए तोड़ना पूरी तरह से निंदनीय है। क्योंकि इस भवन को अगर हम मान के चलते हैं कि ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ, तो सरकारी ज़मीन को खाली भवन को तोड़ के करवाना कहीं भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस भवन का सरकार यूटिलाइजेशन अपने काम में, प्रशासन यूटिलाइजेशन अपने लिए कहीं ना कहीं कर सकता था, तो वो ज़्यादा उचित रहता, ना कि इसको तोड़ा जाता। देखिए, राजनीतिक एंगल तो इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि राजनीतिक लोगों द्वारा सही कदम नहीं उठाया गया समय रहते। अगर उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई सोची होती या विचार किया होता, तो यकीनन प्रशासन को दबाव बनाकर उनके ऊपर, क्योंकि प्रशासन सरकारें चलाती हैं, अगर प्रशासनिक लोगों को कह के अगर हमने वहाँ पे कोई इस तरीके का प्रस्तुतिकरण कोर्ट में किया होता, तो निश्चय ही ये भवन बच सकता था कि हम इसको किसी रैन बसेरा टाइप में या किसी और काम के लिए इस बनी हुई इमारत को लेते। क्योंकि 100 बाय 250 गज़ का जो बना हुआ कवर्ड एरिया है, वो छोटा एरिया नहीं होता। रैन बसेरे में अगर हम इसको तब्दील कर सकते थे तो बहुत अच्छा होता। देखिए, इसके ऊपर ना रहने को तो अगर आज हम मूल्यांकन करें तो लगभग ऐसी इमारत अगर आज बनानी हो तो 3-4 करोड़ रुपए से कम की लागत नहीं होनी चाहिए। लेकिन समय रहते इस पर विभिन्न जो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, उनके सभी के द्वारा अपना अपना योगदान समय अनुसार दिया जाता रहा। कुछ विधायकों का भी योगदान था जो उन्होंने अपनी पर्सनल पॉकेट से किया। बहुत से बड़ा वर्ग, व्यापारी वर्ग था, उनका भी इसके अंदर जो है छोटा मोटा जो भी अनुदान किसी ने देना था वो देना था। लेकिन सबसे बड़ा अनुदान, जो अफसोस की बात है, वो ये है कि आप एक सरकारी ज़मीन के ऊपर पहले पब्लिक के पैसे को डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स के रूप में देते हैं, लगवाते हैं, और उसके बाद उस भवन को तोड़ते हैं। ये सबसे बड़ा गलत काम था। जो दुकानें थी बनाई गई थी कुछ, उसमें बाइक रिपेयर का काम करने वाले गिरीश अरोड़ा क्या कहते हैं कि उनका लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उनको सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जब किसी को सामान निकालने का मौका नहीं दिया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, इसी बर्बरता से तोड़फोड़ की जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रतिशोध होता है। और यही प्रतिशोध का शिकार गिरीश अरोड़ा जी हुए। आइए सुनाते हैं गिरीश अरोड़ा जी क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? गिरीश अरोड़ा। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? बाइक रिपेयरिंग वगैरह के पार्ट्स पड़े हुए थे मेरी दुकान में। कितने का नुकसान हुआ आपका? निकाल लिया नहीं निकाला? डिटेल नहीं, निकाला नहीं है सामान, उन्होंने तोड़ ही दी थी। सामान पड़ा हुआ दुकान के अंदर ही। क्या पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं थी आपके पास क्यों आने वाले? नहीं। सुना आपने, वरुण मिश्रा जो साइकिल के दुकानदार थे, वो बताते हैं कि उन्होंने नगर निगम को किराया दिया है। कमिश्नर साहब ने उनको बोला था कि भाई आप किराया दीजिए, कुछ बात उनकी आपस में होती है। क्या बात होती है वो मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं फिर एक बार दोहराता हूं। 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। साइकिल के टायर दिखाई दे रहे हैं आपको, नए टायर दबे हैं, निकालने का मौका नहीं दिया। साइकिलें, बच्चों की साइकिलें, नई साइकिलें, बड़ी साइकिलें दबी हैं, निकालने का मौका नहीं दिया। 12 से 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया वरुण मिश्रा का, जो नगर निगम को किराया दे रहे थे। नगर निगम ने ही उस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। है ना हैरान करने वाला। सुनिए जरा वरुण मिश्रा जी क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? वरुण बत्रा। तो आपकी किस चीज़ की दुकान थी? साइकिल की दुकान थी खोलने वाली। किराया आपसे कौन लेता था? हम नगर निगम में जमा कराते थे। नगर निगम में क्यों देते थे? नगर निगम में किसने बोला आपको देने की? आज से 2 साल पहले कमिश्नर साहब से हमने रिक्वेस्ट करी थी, जब एक केस चल रहा था कि हम दुकानदार अपनी जीविका इतने सालों से चला रहे हैं और अब हम कहाँ जाएं, तो उन्होंने एक लेटर इशू करा था जॉइंट कमिश्नर जी ने, और इसमें लिखा हुआ था कि किराया नगर निगम में जमा कराए। तो मैं अपना किराया 31,110 रुपये नगर निगम में जमा कराया। नगर निगम को किराया देते थे। हाँ। तो उन्होंने नोटिस दिया था कि हम तोड़ने के लिए आएंगे और अपना सामान निकाल लीजिए, तो अपने सामान। नगर निगम जी को हमने किराया दिया था, उन्होंने नोटिस दिया था, और हमने उस नोटिस का जवाब दिया था नगर निगम को कि हम ऐसे ऐसे किराया जमा कराते हैं। जॉइंट कमिश्नर जी को लेटर दिया था, उस निगम उस जो नोटिस आया था उसके बिहाफ पे दिया था। नोटिस जो है कितनी तारीख तक का दिया था आपका समय? जो नोटिस था एक 3 तारीख को आया था, एक 5 तारीख को आया था। इसमें 2 दिन का टाइम दिया था, हमने 2 दिन में जवाब दे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने बोला था कि टूटेगी 1 हफ्ते के अंदर,
तो उसके बाद नहीं टूटी 2 बार, ना 19 को और ना 26 को। तो हमें ये था कि अब जब हमने जवाब दे दिया तो शायद नहीं टूटेगी। अब मार्केट बंद थी आखिरी सोमवार को, ना लड़के आए ना कोई आए, और एकदम से दस्ता लेके आ गए तो उसमें दुकान तोड़ दी गई। ना समय मिला हमें सामान निकालने का। कितने का लगभग जो है आपका नुकसान हुआ? मेरा लग गया 12 से 15 लाख का। 12 से 15 लाख का नुकसान। उसकी भरपाई के लिए कोई जवाबदेही किसी ने दी? अभी तक तो किसी ने नहीं। जब नगर निगम रेवेन्यू जनरेट करता था तो भरपाई क्या है, नगर निगम को कोई ऐसी कोई आपने शिकायत दर्ज कराई है अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमने अभी तक नहीं कराई। अभी तो हम इसी में ही फंसे पड़े हैं। देखते अपना सामान निकालेंगे, उसके बाद निकलेंगे, सोचेंगे। आप जैसे भाई लोग कोई राय देंगे तो हम जरूर जाएंगे। तो दोस्तों ये स्थिति है। अब क्या कहेंगे आप? राजनीति, प्रतिशोध, कानून, ईगो, आखिर कौन बड़ा है? ये रिपोर्ट ये बताती है, ये जो तोड़फोड़ हुई है, ये कहानी ये बताती है कि कानून सर्वोपरि है। छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमको एक बड़ा नुकसान दे सकती हैं। जमीन भी सरकार की, बिल्डिंग भी सरकार की, लगभग सरकार की, क्योंकि विजय रामलीला कमेटी की बिल्डिंग भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, पैसा भी सामाजिक था और राजनेताओं का था। बिल्डिंग भी सरकार की, जमीन भी सरकार की, सब कुछ सरकार का, और सरकार ने उसको जमीन में मिला दिया। कानून। और कहते हैं ना, कहावत है देसी कि लगा बुरा होता है। अगर आदमी ठान ले, जिद पकड़ ले, और कहानी वही, किसी का ईगो टूटा है, किसी का स्वाभिमान जीता है। तो ऐसी ही विशेष खबरों के साथ आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और भी पड़ताल के लिए। एक बार फिर मिलते हैं। जाते जाते एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपने चैनल को अभी भी फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज पर जाकर के आप फॉलो कर लीजिए, फॉलो वाला बटन दबाइए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, अभी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।